वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट। वर्किंग आवर्स के बाद बॉस का कॉल अटेंड करने का नहीं होगा कंपल्सन। वर्क लाइफ बैलेंस करना है एम। गवर्नमेंट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को किया अप्रूव। 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स का किया क्लेम। डेवलप्ड इंडिया के गोल को अचीव करने में मिलेगी मदद। और उत्तराखंड में क्लियरली दिखा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट। ओम पर्वत से स्नो हुई डिसअपियर। टूरिज्म पर पड़ेगा इंपैक्ट। आप अपने ऑफिस का वर्क फिनिश करके फ्री हुए ही थे कि आपके बॉस का कॉल आ गया और उन्हें आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना था। अब आपके सारे प्लान्स होल्ड हो गए और आप अपने बॉस के साथ एक फोन कॉल पर बिजी हो गए। आपने ऑफिस से लीव ली सो दैट आप कुछ मी टाइम स्पेंड कर पाएं, बट उसी समय बॉस ने एक ईमेल शेयर कर दिया एंड अब आपको उसका रिस्पॉन्स देना ही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करते हैं तो आपको यह सब नहीं करना। अगर वर्किंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपके बॉस का रिस्पॉन्ड आप नहीं कर रहे, देन नो एक्शन विल बी टेकन ऑन इट। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट इंप्लीमेंट हो गया है। अब ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स के पास वर्किंग आवर्स फिनिश हो जाने के बाद एम्प्लॉयर के कॉल्स, ईमेल्स एंड मैसेजेस को इग्नोर करने का लीगल राइट मिल गया है। इसका पर्पस लोगों की वर्क लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ड्यूरिंग कोविड ऑस्ट्रेलिया समेत पूरे वर्ल्ड में वर्क फ्रॉम होम ने प्राइवेट लाइफ एंड वर्किंग आवर्स के बीच की लाइन को एलिमिनेट कर दिया है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने ग्रेट एक्सटेंट तक वर्क प्लेस एंड होम के डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया। ये लॉ वर्कर्स के लिए लिमिट्स सेट करने का काम करता है सो दैट उन्हें वर्किंग आवर्स के बाद वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन में एंगेज ना होना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट ये बिलीव करती है कि जिस तरह वर्कर्स को 24 आवर्स का पेमेंट नहीं दिया जाता, उसी तरह उनसे 24 आवर्स वर्क की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। यह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के फेयर वर्क एक्ट का पार्ट है। यू शुड नो कि ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री नहीं है जिसने ऐसे किसी लॉ को इंप्लीमेंट किया हो। इस तरह के लॉज फ्रांस, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड और स्पेन समेत अराउंड 20 कंट्रीज में ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं। इस लॉ में एम्प्लॉयर को वर्किंग आवर्स के बाद कॉल करने से प्रोहिबिट नहीं किया गया है, बट वर्कर्स को यह फ्रीडम या फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो इन कॉल्स को आंसर नहीं करते, देन नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। सुप्रीम कोर्ट ने बेल से रिलेटेड एक केस में इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। कोर्ट के अकॉर्डिंग बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन का लीगल प्रिंसिपल PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे केसेस में भी एप्लीकेबल है। कोर्ट ने इस केस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्लैरिफाई किया। आपने सुना होगा कि PMLA में बेल मिलना डिफिकल्ट है। दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्शन 45 ऑफ PMLA। सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अक्यूज्ड को बेल तभी ग्रांट की जा सकती है जब वो डुअल कंडीशंस को फुलफिल करे। पहली नजर में यानी प्राइमा फेसी ये विजिबल होना चाहिए कि अक्यूज्ड ने क्राइम कमिट न किया हो एंड सेकेंडली बेल के दौरान क्राइम होने की पॉसिबिलिटी भी न बची हो। कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि यह सेक्शन सिर्फ डुअल कंडीशंस को फुलफिल करने की बात करता है। बेल के लिए एप्लीकेबल लीगल प्रिंसिपल इसमें प्रोहिबिटेड नहीं है। कोर्ट ने एडमिट किया कि यह एक्ट बेल के प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं कर रहा, यह सिर्फ डुअल कंडीशंस फुलफिल करने की बात कर रहा है। अगर कोई अक्यूज इन कंडीशंस को फुलफिल करता हो देन उसे बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। यू शुड नो कि बेल इंडियन लीगल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सिस्टम की वजह से किसी क्राइम में अक्यूज्ड पर्सन की पर्सनल फ्रीडम इंश्योर हो पाती है। बेल का मतलब किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड पर्सन को ग्रांट की जाने वाली रिलीज है जिसमें केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है एंड कोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया है। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे लीगल सिस्टम में बेल को क्यों इंक्लूड किया गया था। हमारे देश में काफ़ी सालों तक ब्रिटिशर्स का रूल रहा। हमने वो पीरियड भी देखा जब हमें बेसिक फ्रीडम के लिए फाइट करना पड़ता था। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 को एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया। बेल का प्रोविजन आर्टिकल 21 के तहत मिले फंडामेंटल राइट को भी सिक्योर करता है। ऑल्सो हमारे जुडिशियल सिस्टम में गिल्टी प्रूव होने तक पर्सन को इनोसेंट कंसिडर किया जाता है। बेल के प्रोविजन से किसी अक्यूज्ड पर्सन को अननेसेसरली जेल में रखने से सेव किया जा सकता है। इंडिया में बेल के कई टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि केस कैसा है एंड किस रीजन से बेल की डिमांड की जा रही है। इनमें रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल शामिल हैं।
इंटरिम बेल का मतलब है जब अक्यूज्ड पर्सन ने रेगुलर या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रखा है तो हियरिंग से पहले इंटरिम बेल सर्टेन कंडीशंस के साथ ग्रांट की जाती है। दिस टाइप ऑफ बेल इज ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है जब पर्सन अरेस्ट होने से पहले बेल के लिए अप्लाई करता है, इसमें उसे पता होता है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है, देन वो बिफोर हैंड ही कोर्ट में अपील करता है एंड अरेस्ट के टाइम बेल पर रिलीज हो सकता है। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 साप्ताहिक टेस्ट तो मिल ही रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी खुशी के तौर पर मिल रही है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं तो अभी अमृत लाइव कोड यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। हाँ, एक बात और, इस समय स्टडी IQ पर चल रही है ग्रेट लर्निंग डेज सेल, जिसका लाभ उठाते हुए आप इस कोर्स को मात्र 23,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये छूट मात्र 31 अगस्त तक ही है। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। उत्तराखंड से आ रही एक न्यूज वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़े चैलेंजेस ला सकती है। इनफैक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड ओम पर्वत से फर्स्ट टाइम स्नो पूरी तरह से डिसअपेयर हो गया है। इसके लिए एक्सपर्ट्स ने अपर हिमालयन रीजन में लेस रेनफॉल, छिटपुट स्नोफॉल, इंक्रीज इन व्हीकल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग को ब्लेम किया है। लोगों का मानना है कि अगर ओम पर्वत लंबे समय तक स्नोलेस रहा देन यहां टूरिज्म भी अफेक्ट होगा। हाउएवर ओम पर्वत पर फिर से स्नोफॉल हो गई थी। ओम पर्वत व्यास वैली में 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। यहाँ माउंटेन के टॉप पर स्नो हिंदी में ओम शेप का पैटर्न फॉर्म करती है, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज ओम पर्वत। ये माउंटेन इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर पर लोकेटेड है। साथ ही ये हिंदू एंड बुद्धिस्ट दोनों ही बिलीफ्स में काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग ये ओम पर्वत कैलाश पर्वत का स्पिरिचुअल ब्रदर है। इसके अलावा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिंबल के रूप में देखा जाता है। ओम पर्वत उत्तराखंड के धारचूला में लोकेटेड है। यू शुड नो कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से सेपरेट करके 9 नवंबर 2000 को फॉर्म किया गया था। ये अपने बॉर्डर्स हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नेपाल एंड तिब्बत से शेयर करता है। उत्तराखंड इज फेमस एज देवभूमि। यहाँ पर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऋषिकेश लोकेटेड है। हिंदूज की फेमस 4 धाम यात्रा के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ यहीं पर हैं। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट यहीं पर है। यूनियन कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज के फॉर्मेशन को अप्रूव किया है। इस प्लान को 28,602 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी NICDP के तहत अप्रूव किया गया है। ये प्रोजेक्ट 10 स्टेट्स को कवर करेगा। इसमें खोरपिया इन उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला इन पंजाब, दिघी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, आगरा एंड प्रयागराज इन यूपी, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, ओरवाकल एंड कोपरथी इन आंध्र प्रदेश एंड जोधपुर पाली इन राजस्थान को इंक्लूड किया गया है। ये प्रोजेक्ट देश के इंडस्ट्रियल सिनेरियो में चेंज लेकर आएगा। इंडस्ट्रियल सेंटर्स एंड सिटीज का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इससे क्रिएट होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को प्रमोट किया जा सकेगा। इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनने के गोल को अचीव करने में ये स्टेप हेल्प करेगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर डिफेंस हो। ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इस शिफ्ट को इंडिया के फेवर में करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल फुलफिल करेंगी। NICDP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के लिए एक एम्बिशियस प्रोग्राम है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड के हर चैलेंज को ओवरकम करना चाहती है। ये बिग इंडस्ट्रीज एंड MSMEs दोनों से इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का काम करता है, सो दैट ईयर 2030 तक इंडिया के $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स के टारगेट को अचीव किया जा सके। ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के PM गतिशक्ति प्लान से भी अलाइंड है, जो कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए भी काम करता है। यू शुड नो कि अंडर NICP गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बिल्ड कर रही है जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी। एट द सेम टाइम PM गतिशक्ति लॉजिस्टिक्स को सीमलेस बनाने पर भी काम किया जा रहा है।
इसका मतलब जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे उन्हें लेस टाइम में कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डेस्टिनेशन तक ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज परमानेंट जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश रूल के टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था, आपको पता है। इसका पर्पस इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्न करना था। इस सिस्टम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, सच एज जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी एटसेट्रा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉब करने के कई वेज क्रिएट किए थे, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी एक वे था। जमींदारी सिस्टम इसी का पार्ट था। इसमें जमींदार को लैंड का ओनर कंसिडर किया जाता है एंड जमींदार वो पर्सन था जो लैंड पर टैक्स कलेक्ट करता था। लैंड का ओनर होने की वजह से जमींदार को टेक डिसीजंस रिलेटेड टू लैंड, बट उसे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता था। अगर वो ये टैक्स पे नहीं करता था देन उनका लैंड कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, यानी जब्त कर लिया जाता था। इसमें गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को वन टाइम में ही फिक्स कर देती थी। इट मीन्स कि गवर्नमेंट जिस रेट पर जमींदार से टैक्स लेगी वो फिक्स्ड था, बट ये फिक्स्ड नहीं था कि जमींदार किस रेट पर फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करेंगे। ड्यू टू दिस द रेट्स ऑफ रिकवरी फ्रॉम द फार्मर्स वर इंक्रीज्ड। टैक्स न पे करने की सिचुएशन में फार्मर्स को उनके लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था। यह सिस्टम बंगाल, बिहार, ओडिशा, यूपी के बनारस सेक्शन एंड नॉर्थ कर्नाटका में अडॉप्ट किया गया था। यह सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के 19% लैंड पर एप्लीकेबल था। आइए देखते हैं आज का रैपिड न्यूज। इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात रेडी है। इसे आज यानी 29 अगस्त को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया जा सकता है। अरिघात को 2017 में लॉन्च किया गया था। यह सेकंड इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन है। इससे पहले इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को 2016 में इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। INS अरिघात इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी के शिप बिल्डिंग सेंटर में बिल्ड किया गया है। अरिहंत की तरह ही अरिघात 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइल से इक्विप्ड होगी। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के नए चेयरमैन होंगे। उन्हें इस पोस्ट पर अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया है। 35 ईयर्स की एज में जय शाह हैज बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन टू होल्ड दिस पोस्ट। वे इस पोस्ट को होल्ड करने वाले 5th इंडियन होंगे। शाह ग्रेग बार्कले को रिप्लेस करेंगे एंड 1 दिसंबर से टेक ओवर करेंगे। ICC क्रिकेट के लिए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। इसे इंपीरियल क्रिकेट बोर्ड के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1965 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड ईयर 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर रीनेम किया गया। ICC ने 2016 में प्रेसिडेंट की पोस्ट अबॉलिश कर दी थी। इन इट्स प्लेस इंडिपेंडेंट चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट की गई। ICC के इंडिपेंडेंट चेयरमैन की पोस्ट के लिए कोई भी इंडिविजुअल 2 ईयर्स के 3 टर्म्स के लिए एलिजिबल होता है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने कॉलेरा के अगेंस्ट फाइट करने में एक बड़ा स्टेप लिया है। कंपनी ने सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलेरा वैक्सीन यानी OCV लॉन्च की है। इस हिलचॉल नेम की वैक्सीन को हिलमैन लेबोरेटरीज के लाइसेंस के तहत डेवलप किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी के प्लांट में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को अप्रूव कर दिया है। ये एक 2 डोज वैक्सीन है जिसे डे 0 एंड डे 14 पर ओरली दिया जाता है। ये 1 साल से ज़्यादा एज वाले चिल्ड्रन के लिए सुटेबल है। ग्लोबल डेटा ये शो करता है कि वर्ल्ड वाइड OCV की अराउंड 40 मिलियन डोजेज की शॉर्टेज है। वहीं लास्ट 1 ईयर के दौरान 8 लाख से भी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं एंड ड्यू टू दिस 31 कंट्रीज में 5900 डेथ्स भी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश ने विमेन के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज को 18 ईयर्स से इंक्रीज कर 21 ईयर्स करने का डिसाइड किया है। इसके लिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024 प्रेजेंट किया, जिसे वॉइस नोट से पास कर दिया गया। गवर्नर के अप्रूवल के बाद यह बिल लॉ बन जाएगा एंड इसी के साथ हिमाचल प्रदेश विमेन के लिए एज ऑफ मैरिज 21 ईयर्स करने वाला फर्स्ट स्टेट बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव जेंडर इक्वालिटी एंड हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है। इस समय वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन की अर्जेंट नीड को फेस कर रहा है। ऐसे में सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी एक पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन के रूप में इमर्ज हो रही है। सोलर पैराबोलॉइड टेक्नोलॉजी पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर PTC नाम के एक सिस्टम को यूज करके ऑपरेट करती है। पैराबोलिक मिरर्स एंड रिसीवर ट्यूब इस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स हैं। पैराबोलिक मिरर्स
पैराबोला शेप के होते हैं और इन्हें मिरर की फोकल टाइम पर लोकेटेड रिसीवर ट्यूब पर सनलाइट को फोकस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये ट्यूब फोकस्ड सनलाइट से अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को हीट कर देता है। इस हीटेड फ्लूइड का यूज स्टीम टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए किया जाता है। Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, who among the following has been nominated for the post of chairman of the International Cricket Council? Amit Shah, Jay Shah, Neeta Ambani or Anju Bobby George? Second question is, recently right to disconnect has been implemented in which country? USA, China, India or Australia? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, Arbat Dam was recently in the news. It is related to which country? Saudi Arabia, Iran, Sudan or Pakistan? And the correct answer is option C, Sudan. Second question was, consider the following statements. Typhoon Shanshan is related to Japan. Rumi 1 is India's first hybrid reusable rocket. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2, and the correct answer is option C, both 1 and 2. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल। कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के एक नए एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।